हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज लास्ट लेक्चर की अपन बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। वैसे तो क्वेश्चन डिस्कस करने थे, अपने पास टाइम है तो कुछ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी और बता देते हैं, हालांकि वो ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। क्लियर? फिर भी एक बार देख लो इनको। एक आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः ये नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, सामान्यतः आवर्त में 1 से 14वें वर्ग तक बढ़ता है, फिर घटता है। कहने का मतलब है लिथियम से लेकर के जैसे कार्बन तक ये बढ़ेगा और फिर कहां तक ये नियोन तक घटेगा। कौन? बीपी और एमपी। क्लियर? ये याद रखो। फिर ऐसे ही सबकी बात कर लेंगे। ऐसे ही मैं बात करूं वर्ग में, फर्स्ट एंड सेकंड व 13 14 वर्ग में T2B जाने पर सामान्यतः पीपी व एमपी घटते हैं। कारण है इनमें मेटल्स हैं तो बीपी और एमपी इनका जो दिया जाएगा वो धात्विक बंध सामर्थ्य से दिया जाएगा। बंध सामर्थ्य, धात्विक बंध सामर्थ्य से। और धात्विक बंध सामर्थ्य है वो साइज से उल्टी चलती है। क्लियर? लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन है। देखो, फर्स्ट की बात करूं तो लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सॉरी कम होता हुआ, क्योंकि डिक्रीज बताया ना। तो ये क्लियर? तो ऐसे जाएगा। ये है बीपी और एमपी दोनों। ऐसे ही दूसरे की बात करूं तो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बात करते हैं कम होता हुआ। बेरिलियम, मैग्नीशियम हट जाता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और यहां पे आपका मैग्नीज आ जाता है। फ्रांसियम ले सकते हो आप यहां, ठीक है। तो यहां का आपका कौन आ गया? मैग्नीज। ये ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। मतलब है ड्यू टू पैकिंग, पैकिंग की वजह से ऐसा होता है, इसकी पैकिंग कम होती है मैग्नीशियम की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अब नॉर्मली कम हो जाएगा। देखो यहां से शिफ्ट हो गया कहां पर? वहां पर। फिर ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बेरियम, बेरियम के बाद में रेडियम, रेडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद मैग्नीशियम। ये बीपी का ऑर्डर है। बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं यहाँ, माइंड इट। फिर बात करें अपन 13 ग्रुप में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर लास्ट के 3 चेंज हो जाएंगे। लास्ट के 3 एकदम अपोजिट हो जाएंगे। कौन बच गए? थैलियम, इंडेनियम और गैलियम। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में कोई वेरिएशन नहीं है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थैलियम, ये ऑर्डर रहेगा बीपी का। 14 में बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद में 2 चेंज हो जाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका? मेल्टिंग पॉइंट का।
इनमें वेरिएशन कौन सा कहाँ होता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है। हालांकि इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप अगर इनको थोड़ा सा लर्न कर लोगे तो चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। तो ये चीज आप याद रख लेना। फिर ऐसे ही यही बॉइलिंग पॉइंट का भी यही होगा। क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं वर्ग 13 टू 15 टू 18 डाउन दी ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही इंक्रीज होते हैं। क्यों? इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया जाएगा, तो ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का दिया जाता है वांडरवाल फोर्स से। वांडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलिकुलर वेट का। क्लियर। तो इसमें भी लेकिन वेरिएशन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। आई होप सबने ले लिया होगा। फिर बात करते हैं 15 में नाइट्रोजन। अब इनमें बढ़ता हुआ चलेगा, इनमें क्या बताया था, बढ़ता हुआ। फॉस्फोरस फिर चेंज हो जाएंगे, बिस्मित, एंटीमनी और आपका ऑर्सेनिक। ये ऑर्डर आ जाएगा आपके मेल्टिंग पॉइंट का। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें मेल्टिंग पॉइंट के और बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर होंगे। क्लियर। फिर ऐसे बॉइलिंग पॉइंट का ले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मित, आर्सेनिक, फिर बिस्मित और एंटीमनी। ये दो चेंज हो जाएंगे, इसमें यहां 3 चेंज हो गए। ये ऑर्डर आ गया किसका, बीपी का। ऐसे 16 ग्रुप ले लें तो 16 में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ये चेंज हो जाएगा, पोलेनियम और टेलुरियम। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ये बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा। फिर आगे कोई वेरिएशन नहीं है। 17 और 18 डाउन द ग्रुप, बीपीओ चाहे एमपीओ रेगुलरली इंक्रीज ही होंगे। फिर ऐसे डी ब्लॉक की बात करें, इन डी ब्लॉक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 3D से ज्यादा 4D का और 4D से ज्यादा 5D का होता है। अपवाद है, कॉपर से ज्यादा एजी का और एयू का, जिंक वाले में लो पहले। जिंक, जिंक से कम हो जाएगा कैडमियम और कैडमियम से कम हो जाएगा मरकरी। देखो ये है रीजन। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं 3D से ज्यादा 4D में, 4D ज्यादा 5D में, लेकिन यहां देखो क्या हो गया, अच्छा उल्टा कर दिया गया। ये 3D का, ये 4D का और ये आपका 5D का। क्लियर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। ऐसे ही अपन बात करें तो आपकी उस फैमिली में भी चल सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा किसका, कॉपर, कॉपर से कम हो जाएगा एजी का, उससे भी कम हो जाएगा एयू का। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉपर, कॉपर से कम हो जाएगा एयू का और इससे कम हो जाएगा एजी का। ये आपका 3D है, ये आपका 5D है, ये आपका 4D है। ये याद रखना, ये दो अपवाद है।
डाउन द ग्रुप, और अगर अलोंग टू पीरियड बात करें, अलोंग टू डी सीरीज, तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा उसके बाद में डिक्रीज होगा। इस चीज को आप यूं समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इस चीज को आप यूं समझ सकते हैं, जैसे जैसे जेड बढ़ता जाएगा, बीपी और एमपी की बात कर, चलो मेल्टिंग पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो यहां देखो क्या होगा, ये बढ़ेगा क्रोमियम तक है, फिर कम हो जाएगा मैग्नीज का, फिर आयरन, और फिर ये आपका आ गया कॉपर, ये आपका आ गया जिंक। क्लियर? फिर आगे देखो, एजी और ये कैडमियम। क्लियर? फिर आपका ये बना सकते हैं अपन, ये देखो, ये तो आपका है कॉपर का, ये आपका है एयू का, और ये आपका है एजी का, ये एचजी का, ये कैडमियम का, और ये जिंक का। क्लियर? ऐसे बात करें, ये आपका मैग्नीज आ गया, टेक्नीशियम आ गया, ये आपका आरी आ गया, ये टंगस्टन आ गया, ये मोलिब्डेन आ गया, ये क्रोमियम आ गया, स्कैंडियम आ गया, ये ट्रिवियम आ गया, ये आपका लेंथेनम आ गया। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये थी आपकी मेल्टिंग पॉइंट की बात। अब अपन बात कर लेते हैं घनत्व की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। घनत्व है, ये अच्छे से समझना भाई, वो तो ब्लॉक वाइज पढ़ लेंगे, ये भी ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझना। घनत्व है, देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व आपका होता है D इजकल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी, ये तो है मास या वेट, और ये है आपका आयतन। क्लियर? अब मैं बात करता हूं अलोंग टू पीरियड, बोले तो L2R जाने पर, एक ही आवर्त में घनत्व पहले बढ़ता है वह फिर घटता है। कारण आवर्त में L2R जाने पर आयतन पहले घटता है वह फिर बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना। कैसे? आप इस चीज को यूं समझो, अगर आप लिथियम से लेकर के कार्बन तक जाओ और फिर नियोन तक जाओ, तो यहां तक घनत्व पहले बढ़ेगा और फिर आपका घनत्व घटेगा। ये तो हो गया सेकंड पीरियड। ऐसे ही थर्ड पीरियड में जाओ, सोडियम से लेकर के
आपके एल्यूमिनियम तक घनत्व बढ़ेगा, फिर उसके बाद में आर्गन तक घनत्व घटेगा। ऐसे ही 3D सीरीज की बात करूं तो आप स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक जाओ, घनत्व बढ़ेगा, उसके बाद में जिंक तक घटेगा। जिंक तक क्या, ये पूरा पीरियड ही ले लो, 4th पीरियड ये लो। पोटेशियम से लेकर के घनत्व बढ़ेगा और यहां इनर्ट गैस क्रिप्टॉन तक घनत्व घटेगा। ये ध्यान कहा यह जाता है कि कॉपर और निकिल का घनत्व लगभग समान होता है, लेकिन थोड़ा अधिक प्रेक्षित। क्लियर। ऐसे ही अपन बात करें 6 पीरियड का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजियम से लेकर के ऑस्मियम इरेडियम का लगभग बराबर, और फिर आपका जीनोन क्या, रेडोन तक घनत्व घटेगा, यहां तक बढ़ेगा, इसका थोड़ा अधिक होगा। याद रखना पीटी में, मतलब पेरियोडिक टेबल में मैक्सिमम घनत्व है इरेडियम का ही होता है, और धातुओं में सबसे कम घनत्व होता है किसका, लिथियम का, और नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन का। क्लियर, ये याद रखना है। फिर घनत्व की बात करते हैं वर्ग में। मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम इन पीटी इन मेटल्स, मेटल्स में टंगस्टन का, और मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम इन पीटी इन नॉन मेटल्स, धातुओं में डायमंड का। कार्बन डायमंड फॉर्म में तो होगा ना, तो डायमंड का। मिनिमम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो वो आपका किसका आ जाएगा, हीलियम का। घनत्व मिनिमम बात करें हाइड्रोजन का, लिखते जाना ये साथ के साथ। फिर बात करते हैं वर्ग में। डाउन दी ग्रुप, अब घनत्व की बात हो रही है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। डी डब्ल्यू अपॉन वी होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो भार बहुत ज्यादा बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से घनत्व बढ़ा हुआ माना जाएगा। भार भी बढ़ता है, आयतन भी बढ़ता है, लेकिन आयतन की तुलना में भार में वृद्धि ज्यादा होती है। लेकिन अपवाद देख लो। फर्स्ट ए की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव, इसकी बात नहीं करेंगे। घनत्व का ऑर्डर ये आना चाहिए, लेकिन ये आपका यहां आ जाता है। क्लियर। कारण रिक्त डी कक्षक आंतरिक आंतरिक रिक्त 3D कक्षक, रिक्त आंतरिक रिक्त 3D कक्षक उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण साइज में असामान्य वृद्धि, मतलब साइज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अतः इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम होता है। यहां पे भी 3D वेकेंट है, लेकिन वो बाहर है, इसमें अंदर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ना आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s2 4s1, अंदर की तरफ वेकेंट है डी, इसलिए आकार में असामान्य वृद्धि। ऐसे ही सेकेंड ए की बात करूं मैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो घनत्व का ऑर्डर तो ये होना चाहिए,
सॉरी, बढ़ता हुआ, यही होना चाहिए ना। लेकिन ये तो आपका यहां आ जाएगा और ये आपका यहां आ जाएगा। कारण है 3D क्लोज जटिल पैकिंग। इसकी 3D क्लोज जटिल पैकिंग, बहुत ज्यादा पैकिंग हो जाती है, इसलिए आकार बहुत कम हो जाएगा, असामान्य रूप से बाहर ज्यादा माना जाएगा। तो इसका घनत्व बढ़ करके कैल्शियम की जगह आ जाएगा और कैल्शियम बेरिलियम की जगह चला जाएगा। और इसका रीजन क्या है, ये कह सकते हो आंतरिक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध है। कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s2। इसमें भी डी है लेकिन वो बाहर है। तो एग्जैक्ट सही ऑर्डर क्या आ गया, सही ऑर्डर आ गया कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर आपका स्ट्रोंशियम और फिर आपका बेरियम। एक वेरिएशन कहाँ होता है, 14 ग्रुप में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सब सही है, लेकिन ये सिलिकॉन का अब नॉर्मली कम होता है घनत्व, किससे, कार्बन से। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। इसका 2.35 होता है और इसका होता है 3 पॉइंट कुछ। क्लियर, ये ध्यान रखना, इसका घनत्व कम होता है। फिर 3D से ज्यादा घनत्व है 4D का और 4D से ज्यादा 5D का, बहुत ज्यादा है ना। कारण क्या आया, लेंथेनोइड संकुचन की वजह से ऐसा हो गया। इसका कारण क्या है, लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड संकुचन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें दो तीन चीजें और अपन जैसे बोल सकते हैं, नोट 3D व 4D श्रेणी की मेटल्स का घनत्व है Hg से कम होने के कारण ये Hg पर तैरती है। Hg कमरे के ताप पर लिक्विड होता है ना, तो अगर इनको ये डालेंगे ना तो इनका घनत्व मरकरी से कम है, तो आप लगा दो यहाँ आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज के अनुसार जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है। किंतु HF से इरेडियम तक की मेटल्स का घनत्व है गोल्ड तक, मेटल्स का घनत्व है Hg से ज्यादा, अतः ये लिक्विड Hg में डूब जाती है। ये चीज अच्छे से याद रख लेना। घनत्व पे जैसे क्वेश्चन आ जाए कि स्कैंडियम, कॉपर, Ag, Au, Hg, ऑस्मियम, इरेडियम घनत्व का इंक्रीज ऑर्डर होता, तो बिल्कुल सिंपल है, स्कैंडियम से कॉपर तक बढ़ता है, कॉपर से ज्यादा Ag का है, Ag से ज्यादा Au का है। Au याद रखो 3D 4D की मरकरी में तैरती हैं, मतलब मरकरी का इनसे ज्यादा है, लेकिन गोल्ड डूब जाती है, तो गोल्ड का इससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ओस्मियम का, और ओस्मियम से ज्यादा इरेडियम का होता है। ये ऐसे इन सवालों को किया जाता है। बात आ गई क्या समझ में, क्लियर। तो ये वो सवाल हैं जिनको आप कर सकते, जैसे आपको कह दे आयरन, आर्यू, ऑस्मियम, इरेडियम, Hg का बताओ, तो आपको पता है आयरन से ज्यादा आर्यू का होगा, आर्यू ये मेटल Hg में डूब जाती हैं, तैरती हैं, ये डूब जाती है, और इससे भी ज्यादा इरेडियम का होता है। ऐसे ही जिंक से ज्यादा कैडमियम, कैडमियम से ज्यादा मरकरी, मरकरी से ज्यादा ओस्मियम, ओस्मियम से ज्यादा इरेडियम का होता है। ये थी घनत्व की बातें। अब अपनी वर्कशीट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। रिमेन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा था, तो अपन अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आई होप सबने ले लिया होगा।
अब आ जाइए आप स्टेज फर्स्ट। भाग ए, क्वेश्चन नंबर 28। ऑलरेडी रोचो विधि द्वारा सिलिकॉन की विद्युत ऋणता परिकलित कीजिए। तो ऑलरेडी रेचो का विद्युत ऋणता कैसे निकालते हैं? के जेड इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ये शायद अपने फॉर्मूला लिखा है, ई स्क्वायर लिख दिया था, वो सही कर लेना, के जेड इफेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ए आर ये आ जाएगा, सिलिकॉन का निकालना है ना, सिलिकॉन के केमिस्ट्री में अपन एक वैल्यू रखते हैं, सीजीएस मेथड चलता है। ठीक है, तो एक रख देना इसकी जगह। जेड इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा? तो जेड इफेक्ट किसकी बात कर रहा है? सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का जेड इफेक्ट यहां लिख देना। आप मेजर करने से कहते हैं ना जेड इफेक्ट, वो आप लिख देना। और आर की वैल्यू 1.75 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्टेज फर्स्ट भाग ए के सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी सोल्व की है, सेकंड पूरी सोल्व की है। अब मैं बात करता हूं भाग बी की। भाग बी, ए बी तथा सी क्रम से तीन तत्व एक्स वाई जेड हाइड्रोक्सिड यौगिक। तो देखो ए बी सी ये क्या है? हाइड्रोक्सी यौगिक। तत्व कौन सा है? एक्स वाई और जेड का। इसको आप बोल देना क्वेश्चन नंबर 41। क्लियर? यह हो गया। ए के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है, मतलब कि ये एसिडिक है। पीएच 7 से कम है ना, इसका मतलब ये आपकी नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही एसिडिक होंगे। फिर बी प्रबल मतलब प्रबल क्षार दोनों से रिएक्शन करता है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक है। इसका मतलब ये एम्फोटेरिक मेटल है। सी का जलीय विलयन प्रबल क्षारीय है, ये बेसिक है, इसका मतलब ये आपकी मेटल है। तो आवर्त सारणी में अगर इनको अरेंज करें तो पहले मेटल आती है, एक ही आवर्त के है ना ये सारे, पहले मेटल आती है, फिर नॉन मेटेलोइड आते हैं, फिर आपकी नॉन मेटल आती है। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी की बात करें, जेड से ज्यादा वाई की होती है, वाई से ज्यादा एक्स की होती है। अगर इनकी मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, वो तो पेनिट्रेशन वगैरह लग सकता है, तो वो बाद में बात है। अब आओ क्वेश्चन देखो। तीनों तत्व धातु हैं, तो पहला तो गलत हो गया। विद्युत ऋणता एक्स से वाई से जेड तक घटती है। विद्युत ऋणता एक्स से जेड तक घट रही है, बिल्कुल घट रही है, दूसरा सही है। और तीसरा कह रहा है परमाणु त्रिज्या एक्स वाई जेड तक गर्म से, बिल्कुल परमाणु त्रिज्या बढ़ती है इधर आने पर, घटती नहीं है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तीसरा गलत है, क्योंकि साइज की बात करूं तो जेड से कम वाई, वाई से कम एक्स। फिर आपका कह रहा है एक्स वाई जेड फॉस्फोरस एल्यूमिनियम सोडियम हो सकते हैं, ये नॉन मेटल है। फॉस्फोरस बिल्कुल हो सकता है, ये एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और ये सोडियम हो सकता है। तो आपका फोर्थ वाला सही है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? थर्ड आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी बिल्कुल आसान होते हैं वैसे करना, बस पढ़ना सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। ए बी तथा सी क्रम ये तो हो गया। तत्व यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आद्य में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन संकेतों का रासायनिक महत्व नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसमें देखो पूरा हटाना पड़ेगा ये।
क्वेश्चन नंबर 42, यू का दे रखा है 1s2 2s2 2p3, V का दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s1, W का दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, X दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, और Y दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। तो इनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप ये तो पता लगा ही सकते हो ना, ये नाइट्रोजन है, ये आपका सोडियम है, ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका मैग्नीज है, ये आपका क्रिप्टॉन है। आ जाओ। तत्व एक कार्बोनेट बनाता है जिसका तापीय वियोजन नहीं होता। तत्व एक कार्बोनेट, तो सोडियम, सोडियम कार्बोनेट को आप गर्म करो, इसका विघटन नहीं होता, ये ताप के प्रति स्थायी है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ये चीज। तो आपका इसका हो गया 5वां, पहले का आंसर। तो फिर तत्व मुख्यतः रंगीन आयनिक यौगिक बनाते हैं, रंगीन डी ब्लॉक वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। तत्व अधिकतम परमाणु त्रिज्या रखता है, क्रिप्टॉन। वंडरवाल रेडी मेजर करेंगे इसकी वाई। तत्व केवल अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ये नॉन मेटल है ना, तो डब्लू। कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ए बी और सी तीसरे आवर्त के तत्व हैं, बिल्कुल सही बात है। ए का ऑक्साइड आयनिक है, बी का उभयधर्मी है, सी एक विशाल अणु है। परमाणु क्रमांक सी विशाल है तो वो सिंपल सी चीज है, आपका कौन है? वंडरवॉल रेडी मेजर कर रहे हैं, इनर्ट गैसेस है। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो बिल्कुल ए बी और सी, क्योंकि ये मेटल हो गई। फिर बी कैसे बता रहा है? उभयधर्मी है, मेटेलॉइड एम्पोटेरिक, और ये लार्ज साइज है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगी इधर L2R। मान लो ये सोडियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये आर्गन है, समझ रहे हो? या जैसे ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, और ये आपका नियोन है। ऐसे विशाल अणु कार्बन ले लो, वो भी तो जेंट मोलिक्यूल बनाता है ना, तो भी ज्यादा है परमाणु क्रमांक। क्लियर? तो ये 43 का क्वेश्चन था। स्टेज फर्स्ट पूरी सॉल्व हो गई है, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड, भाग ए। क्वेश्चन नंबर देखो, 1 से 8 तक सारे सोल्व हो गए थे। 10वां, पाउली स्केल के कथन, 10वां क्वेश्चन देखो, पाउली स्केल के कथन के आधार पर नाइट्रोजन के सभी यौगिकों में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता 3.0 है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो ये ध्यान रखना, पाउली स्केल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सही है। पाउली स्केल से कैसे निकालते हो आप? एक्स पोलिंग इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 0.288 एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर, क्योंकि एक तो फिक्स है फ्लोरीन, जिसकी स्वेच्छा से उसने कितनी मानी थी? 4 मानी थी। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस आपको बस थोड़े से समझोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन अपने आप होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं।
स्टेज भाग ए सेकंड। 10वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं 17वां। हाँ, एक 9वां और देख लो, 9वां भी पहले है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रॉन जो लब्धि है वो तो आइसोलेटेड गैसेज एटम, मतलब विलगित गैसीय परमाणु का गुणधर्म है, जबकि विद्युत ऋणता जो होती है ना, वो मॉलिक्यूल के अंदर एटम के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो जब बॉन्ड बनता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक विलगित गैसीय परमाणु की प्रॉपर्टी है। तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17वां, कंपाउंड बनाने लिथियम और ऑक्सीजन का तो आपको पता है, लिथियम प्लस होता है और O-2 होता है, तो Li2O बन जाएगा। ए। बी का देखो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये +2 होता है, ये -3 होता है, तो Mg3N2 बन जाएगा। सी देखो, एल्यूमिनियम और आयोडीन, Al+3 होता है, I- होता है, तो AlCl3। मतलब इनके चार्ज एक दूसरे को क्रॉस करके लगा देने हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। डी, सिलिकॉन +4 हो सकता है और ऑक्सीजन -2 होता है, तो ये SiO2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके, यूं लगाते हैं भाई। ई, फॉस्फोरस और फ्लोरीन, ये +3 है, ये माइनस है, तो ये बन जाएगा PF3। इसका 3 इसके और इसका 1 इसके। एफ, 71वां एलिमेंट ल्यूसेंटियम है जो +3 देता है और फ्लोराइड है, तो LuF3। क्लियर, ये हो गए। आपको इनके अंदर है ज्यादा कुछ, इसमें आंसर गलत दे रखा है आपके वर्कशीट में, ठीक कर लेना, वहां वाई भी दे रखा है। 17वां नहीं, इसने 71वां पूछा है। फिर आता है इसका भाग बी। भाग ए के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए भाई, एक भी नहीं बचा है। भाग बी, 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है। देखो पहला तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी, पहला दिया है जीनॉन 6s2, दूसरा दिया है जीनॉन 4f14 5d1 6s2, थर्ड दिया है आर्गन 3d10 4s2 4p6, और फोर्थ दिया है आर्गन 3d7 4s2। पहला एक परबल अपचायक है, तो ये बात गलत है, फर्स्ट ए वाले होते हैं परबल अपचायक। सिक्स एस टू दिया है, हाँ। फिर आगे चलें, सेकंड एक डी ब्लॉक तत्व है, अरे एक मिनट, बेरियम हो गया ना ये सेकंड ए का, कहां ध्यान था, तो बिल्कुल ये परबल अपचायक है, ये बात सही है। फिर सेकंड एक डी ब्लॉक का तत्व है, जब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, तो ए ब्लॉक का बनता है, तो ये बात गलत है, और गलत ही आंसर पूछा था, तो यही सही हो जाएगा। एक उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि रखता है, तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 दे रखा है। उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि रखता है, तो बिल्कुल ये इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऋणात्मक में ही होगी, ये बात भी सही है। एक परिवर्तन बिल्कुल ये डी ब्लॉक का है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था देता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गलत लिख लिया था भाई, 2 आएगा, ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऑलरेडी रेशियो के पैमाने का सही समीकरण कौन सा है, तो फोर्थ वाला सही समीकरण है।
लिखवाया हुआ है ये तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। याद करो 0.7 ऑलरेडी रह चुकी तो बात की है ना, तो 0.359 जेड इफेक्ट आर स्क्वायर प्लस 0.744 पोलिंग स्केल में, इसमें यही तो रिलेशन होता है। ये पोलिंग स्केल के लिए कर लेना आप XP, और ये ऑलरेडी रेशियो की है ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। क्लियर। के इसने हटा दिया क्योंकि के की वैल्यू वही 1 होती है एनसीईआरटी में, अपने केमिस्ट्री में। फिर ये हो गई स्टेज सेकंड भाग, भी सारे सवाल हो गए, कोई एक आधा सवाल बचा है वो आपने सोल्व कर ही लिया होगा। स्टेज थर्ड की ओर चलते हैं। स्टेज थर्ड भाग ए, और इसमें अनुच्छेद फर्स्ट। देखो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय प्रभावी, बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो लगता है अट्रैक्शन नाभिक के द्वारा, वही नाभिकीय आकर्षण होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड स्टार कोष तथा कक्षकों के प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है पर निर्भर करता है, बिल्कुल शील्डिंग इफेक्ट पे भी निर्भर करेगा। विभिन्न कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक अवरोह की भेदन क्षमता एस की सबसे ज्यादा, पी की, फिर डी की, एफ की होती है। सही बात है क्योंकि एस क्लोज है न्यूक्लियस के, ये बात बताई हुई है। यह परिघटना जिसमें भीतरी कोष के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से परिरक्षित कर नाभिकीय आवेश कम कर देते हैं। बिल्कुल ये नाभिकीय आवेश, भाई नाभिकीय आवेश क्या है? नाभिक के द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन, और सिग्मा क्या है? रिपल्सन। तो बिल्कुल अट्रैक्शन को ये कम करेगा। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, यही वही बात है। भीतरी कोषों के संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉनिक नाभिक से दुर्बल आकर्षण बल रखता है। परिरक्षण अधिक होने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। इसका कुल मिला के सार ये है, एक तो इसने कह रहा है भेदन क्षमता ही है, एक सार तो इसका ही है। दूसरा इसका सार ये है, ये नाभिकीय आकर्षण है। तीसरा सार ये है इसका, ये इलेक्ट्रॉन इस पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, ये सिग्मा है। चौथा इसका सार है नेट अट्रैक्शन को जेड इफेक्ट कहते हैं, जो जेड माइनस सिग्मा है। ये इसके सार हो गए। अब आओ, निम्न में से कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? S1, P1, 3D1। देखो 3D में तो क्या होता है, अंदर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन आता है, साइज बढ़ जाती है थोड़ी सी, इस वजह से अट्रैक्शन कम लगेगा। नाभिकीय आवेश यहां सबसे ज्यादा अनुभव 2p3 करता है, नाइट्रोजन। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा प्रभावी नाभिकीय आवेश से संबंधित नहीं है? बोरॉन से कार्बन की उच्च आयनन ऊर्जा। बोरॉन और ये कार्बन है, इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है क्योंकि इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि इधर जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। ये तो सही बात है। एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा है। एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा होने का रीजन भेदन क्षमता है। बात आ गई क्या समझ में? यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और यहां पे पी से, तो भेदन क्षमता लग जाएगी। परमाणु क्रमांक में इकाई का अंतर है, तो ये वाला आपका सेकंड आंसर, क्वेश्चन सेकंड में सेकंड ही आंसर हो जाएगा। फिर आयनन ऊर्जा किससे प्रभावित नहीं होती? परमाणु के आकार से, बिल्कुल आकार से उल्टा चलती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश उसके साथ चलती है। आंतरिक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल शील्डिंग इफेक्ट से उल्टा चलती है।
और एंट्रोपी का कोई रोल नहीं होता भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा 4th आंसर, राइट। फिर ऐसे ही अनुच्छेद 2 देखते हैं इसका, ये 18 हूं। अनुच्छेद 6 कह रहा है, पोलिंग ने ये कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक है M+ और X-, और ये इसकी बॉन्ड लेंथ है आयनिक की, ये मेटेलिक त्रिज्या है और ये है आपके X की त्रिज्या। दूसरा इसने कहा है कि RM+ अगर निकालना हो तो यूं निकाल सकते हैं, CZ इफेक्ट M+, मतलब उत्तरक गैस विन्यास रखने वाले आयन की त्रिज्या आयन की परिधि पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे में ही Rx- क्या आ जाएगा आपका, CZ इफेक्ट X-, कि इस पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये कह रहा है उत्कृष्ट गैस विन्यास रखने वाले आयन की त्रिज्या आयन की परिधि पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी, तो ये नाभिकीय आवेश बढ़ेगा त्रिज्या कम होगी, यही बात कर रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका, अनुच्छेद 2। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहां एक और चीज कह रहा है इसमें, C एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसका मान आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, छोड़ो। और कह रहा है कि DM+ X- क्या होता है आपका, C/Z इफेक्ट M+, दोनों को जोड़ दो, C/Z इफेक्ट X-। अरे दोनों की त्रिज्या थी उसको जोड़ दिया। Z इफेक्ट कैसे ज्ञात करना है, स्लेटर के नियम से ज्ञात करना है। Z इफेक्ट Z- सिग्मा, और जिस कंपाउंड का दिया गया है सिग्मा का मान 4.5 परिकलित कर लिया इसने, खुद नहीं। अब यह कह रहा है सिग्मा का मान इस स्थिति में कितना आ रहा है, 4.5। अब कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 4, Na आयनिक क्रिस्टल के लिए नियतांक C का मान, आयनिक क्रिस्टल के लिए नियतांक C का मान निकालना है। NaF की अंतरायनिक दूरी 231 पिकोमीटर है, मतलब है कि Na+ F- कितना है, 231 पिकोमीटर। कहने का मतलब M+ और X- कितना है, 200 पिकोमीटर। क्लियर। तो यहां से देखो ये रहा, ये हो गया DM। और क्या दिया है, तो ये अपने को डेटा दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या दे रखा है, ये आपको डेटा दे रखे हैं, अंतरा आयनिक दूरी दे रखी है जो आप ये मान सकते हो, अच्छा 231 पिकोमीटर, राइट। फिर आगे अपन इसको देखें तो यहां पे पूछा गया है C की वैल्यू पूछी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला, DM+ X- CZ इफेक्ट M+ C/Z इफेक्ट X-, यानी का मतलब Na+ X F- बॉन्ड है ये, CZ इफेक्ट Na+ CZ इफेक्ट F-। तो सिग्मा का मान तो देखो यहां दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो यहां से आपको क्या करना है, यह आपको दे रखी है कितनी, 231 पिकोमीटर। यह आप कैसे निकालोगे, Z- सिग्मा, और ये Z- सिग्मा। Z आप इसके लिए कितना रख लोगे, सोडियम है तो 11, और सिग्मा आपको मेजर करना मैंने सिखाया था। वैसे ही Z इसके लिए आप क्या रख लोगे, फ्लोरीन है तो 9,
और सिग्मा आपको मेजर करना सिखाया था 10 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से मेजर करना है इसका, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से मेजर होगा। आई थिंक अगर इसके सोल्व करोगे तो ये लगभग है सिग्मा आएगा इसका 4.5 के आसपास आएगा, तो ये 11 माइनस 4.5 हो जाएगा और ये 9 माइनस 4.5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, यहां से वैल्यू सी की आपको निकाल लेनी है जो लगभग आ जाएगी 614.25। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोरीन की रेडी मेजर करनी है, तो आपको Na प्लस एक्स एफ माइनस कितना दिया है 231 पिकोमीटर। अब आपको कह रहा है फ्लोरीन की रेडी मेजर करो, मतलब कि आर फ्लोराइड। तो आर फ्लोराइड आप ऐसे मेजर कर सकते हो, आर फ्लोराइड इज इक्वल्स टू सी अपॉन जेड इफेक्ट फ्लोराइड। तो सी की वैल्यू तो अपन ने निकाली थी अभी, वही आएगी सेम, और जेड इफेक्ट फ्लोराइड रखो और आप आर फ्लोराइड निकाल लेना, 136 पिकोमीटर आ जाएगी। फिर कह रहा है Na प्लस एम जी प्लस टू एल प्लस 3 में सी के मान क्या होंगे, तो सी सिग्मा ही तो है, तो तीनों में बराबर होंगे क्योंकि तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, क्योंकि तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बात थी इसकी अनुच्छेद सेकंड की। ऐसे ही आपका कौन सा आता है अनुच्छेद थर्ड, उसके लगभग क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन बचा है वो आप कर लेना, एक क्वेश्चन बचा है सिर्फ इसका। ऐसे ही आप अनुच्छेद 4 और 5 सोल्व कर लेना, 5 के भी लगभग क्वेश्चन हो गए, लगभग हो गए अपने। फिर आता है भाग बी, भाग बी स्टेज थर्ड का भाग बी, स्टेज थर्ड के भाग बी की बात करते हैं अपन। क्लियर? इसके पास आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर है 32। 32 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है जब O माइनस से O बनता है, O माइनस से O बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होगी। अच्छा, O माइनस O से बनता है, सॉरी ये लिखा हुआ है O माइनस से O से बनता है, O से O माइनस बनने का मतलब है यहां पर ये होगी नेगेटिव, तो पहला तो नहीं है। दूसरा, O माइनस से O पोलिएनाइन बन रहा है, यहां ये 100% पॉजिटिव होगी, धनात्मक, तो दूसरा आ जाएगा। फिर O प्लस O से बनता है, O प्लस बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होगी, ये होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो कि पॉजिटिव ही होगी, तो तीसरा भी आपका सही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा एक ऋणात्मक नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक और 0 हो सकती है। सत्य कथनों को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 33। ट्रुथ क्या है, देखो फ्लोरीन पॉलीएलाइड नहीं बनाता क्योंकि एफ है बंद ऊर्जा निम्न होती है। नहीं, फ्लोरीन तो पॉलीएलाइड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, इसलिए अपनी संयोजकता का प्रसार नहीं कर सकता। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक है, बिल्कुल पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, रीजन आपको बता रखा है, सेकंड सही है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जाएं क्रम से 14.4 और 13.6 है। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 2p3 है और ये 2p4 है, तो इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व है ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा ही दे रखा है, इसका 14.6 और इसका 13.6, बिल्कुल सही आंसर। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 35 के पास आइए।
निम्न में से किस ऑक्साइड के लिए विद्युत ऋणताओं का अंतर x और x से 2.3 से अधिक होगा? तो देखो सोडियम और ऑक्सीजन की बात करें 3.5 है और इसका होता है 0.9। तो कितने का अंतर आ गया भाई? आ गया, पहला हो गया एक। तो दूसरे में चलो कैल्शियम दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है 3.5। क्वेश्चन 35 का ही तो है ना? स्टेज थर्ड। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी आपकी 0.9 के या आसपास ही होगी। देखो मैग्नीशियम की देख लो कितनी होती है, 0.9, 1.2। तो 1.2, ये 1.2 से कम होगी, लेस देन 1.2। तो लेस देन 1.2 होने का मतलब है ये अंतर भी आपका ज्यादा आने वाला है। बात आ गई क्या समझ में? तो ये भी सही है। फिर Al2O3, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में देख लो 3.5 और एल्यूमिनियम का कितना होता है 1.5। तो ये कितना आ जाएगा 1.5, 2.0 का अंतर है ये, तो ये नहीं होगा। फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का देख लें, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का देखें तो सिलिकॉन के बाद में क्या आता है फॉस्फोरस, इसका 2.1 होता है, ये 1.8 होता है, ये 3.5 होता है। तो यहां से देखा जाए तो 1.5, 3 और कम हो जाएगी, ये 1.7 ही आ जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी समीकरण सही है? अब परसेंट आयनिक लक्षण एनी स्मिथ पहली सही है, दूसरे वाली ऑलरेड रेचो वाली है, पोलिंग स्केल के लिए सही है, तीसरे वाला मोजले का है, तो तीनों ही सही है, 1, 2, 3। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 47, इसमें 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 47, तत्व की विद्युत ऋणता का सही क्रम है पोलिंग पैमाने की मूल्यांकन से बड़ी होती है। गलत बात, मूल्यांकन 2.8 टाइम बड़ा होता है। Cl2O7 क्लोरीन की विद्युत ऋणता बिल्कुल पॉजिटिव। देखो Cl2O7 +7 में है और Cl2O5 +5 में, +7 में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, एक तो दूसरा सही हो गया। CH4 में और CO2 में कार्बन की विद्युत ऋणता CH4 वाली ज्यादा होगी, नहीं। CH4 में तो ये -4 में है, जबकि CO2 में ये +4 में इसकी ज्यादा होती है, तो दूसरा गलत है। कॉपर +2 और कॉपर प्लस में ये छोटा है, तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये सही है, तो दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट चलें, निम्न में से कौन से कथन, ये करवा दिया, इसी में से और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी में 45 का। क्वेश्चन नंबर 45, x माइनस एक्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, x प्लस 2, x +3 में। यह आपका आ गया डेल H4, डेल H1, डेल H2, डेल H3। यहां से यहां यह आ गया डेल H6, यहां से यहां यह आ गया डेल H5, ये दे रखा है। ये कह रहा है डेल H4 और 5 बराबर है, 4 और 5 बिल्कुल बराबर है, सिर्फ साइन ही अपोजिट है, क्योंकि ये जितना लगेगी एनर्जी इधर मुक्त होगी उतनी ही इधर आने पर देनी पड़ेगी। डन। H2 H1 से ज्यादा, बिल्कुल H2 ज्यादा है, क्रमागत आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ती है, दूसरा भी सही है। H2 H3 से ज्यादा गलत, क्रमागत आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो H2 से H3 ज्यादा होगा, तीसरा गलत है। एक और 6, बिल्कुल वही सेम बात हो गई, इधर जाने पर जितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है इधर आने पर उतनी ही मुक्त होगी, तो फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 42 और देख लो इसमें से। फोर्टी टू करवाया हुआ है, 42 करवाया हुआ है। भाग डी में मिलान करने वाला, भाग डी में मिलान करने वाला, क्वेश्चन नंबर 73 देखो। आयरन ये कह रहा है पी, आयरन +3 +2 से किन किन चीजों के लिए विद्युत ऋणता बिल्कुल +3 की +2 से ज्यादा होती है, तो ए आ जाएगा इसके लिए। एक तो इनके ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति इसकी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बिल्कुल, ये इस पर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी। जल योजन बिल्कुल ये छोटा है तो इसकी जल योजन मात्रा भी ज्यादा होगी। क्यों? Al से सोडियम ज्यादा है, देख लेते हैं। विद्युत ऋणता, तो विद्युत ऋणता के लिए बिल्कुल ज्यादा है क्योंकि इसकी साइज छोटी है तो विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। क्षारीय प्रकृति, क्षारीय तो इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा कम है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बिल्कुल एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। P1 L1 नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लिथियम के बोरॉन से ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम से सोडियम की ज्यादा होगी। फिर जल योजन ऊर्जा, करेक्शन कर लेना, ये इसमें जल योजन ऊर्जा इसकी ज्यादा होगी, ए और डी आएगा। फिर आ जाएगा Cl और F, क्लोरीन फ्लोरीन, तो विद्युत ऋणता बिल्कुल गलत है। ऑक्साइडों की प्रकृति ज्यादा अम्लीय है, ये होगा, विद्युत ऋणता ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बिल्कुल इसकी ज्यादा है, ये सी वाली बात सही है इसके लिए। जल योजन भी इसका ज्यादा होता है। और एस के लिए आ जाओ, एन से सी ज्यादा, आयनन ऊर्जा तो है नहीं इसमें, विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा होती है, बाकी और कोई सही नहीं है। क्लियर? ये हो गया ये, तो ये बात थी। बाकी क्वेश्चन यहां सोल्व हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बचे हैं और स्टेज 50, मतलब आपके पास मुश्किल से 30-40 सवाल और बचे हैं जो अपन ने बोर्ड पे डिस्कस नहीं किए। बाकी सारे सवाल अपन ने बोर्ड पे डिस्कस किए हैं। क्लियर? तो आपका लगभग 90% वर्कशीट आपका क्लास में सोल्व हो चुका है, 10% बचा है, तो आप आराम से उसको सोल्व करना। ओके, थैंक यू।